वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे सीटेट साइंस के मैराथन सेशन चल रहे हैं, जिसमें हम सारा एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। 6th 7th 8th का मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कवर करा रही हूँ, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेस्टम बेस्ट हो जाए। और आज हमारा ये मैराथन सेशन 3 है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण, फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और साथ में हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स के, और बच्चों को इन टॉपिक में डाउट रहता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, एसिड और बेस क्या होती हैं। अगर मैं एनसीईआरटी के टर्म में सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो जो सब्सटेंस खट्टे होते हैं टेस्ट में, जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है, तो वो आपके एसिड होते हैं। जैसे लेमन, विनेगर, जब सिरका और आप नींबू का टेस्ट करते हैं तो वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और वो फिर आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे उनको, वो बोलेंगे आप क्या हैं, वो एसिड हैं, वो अम्ल हैं। और ये जो एसिड वर्ड है ना, वो ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, लैटिन वर्ड एशियर से। इतनी बात आपको याद रखनी है। और वो सब्सटेंसेस जिनका स्वाद कड़वा होता है, बिटर होते हैं टेस्ट में, वो आपके क्या होंगे, वो बेसिस होंगे, वो आपके क्षारक होंगे। जैसे कि आप करेला, करेला स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है उसका टेस्ट। इसका मतलब वो क्या है, वो बेस है, वो क्षारक है। और बेस की एक और पहचान होती है कि ये टच करने में कैसे होते हैं, ये सोपी होते हैं, ये बहुत चिकने होंगे, सोप जैसा फील होगा आपको इनको टच करने पर। किसको, बेस को टच करने पर, क्षारक को टच करने पर। ठीक है, तो इस तरह से तो आपने ये बताया। जब आप टेस्ट कर रहे हैं कि कौन एसिड है, कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ आपका बेस है, क्षारक है, लेकिन बिना टेस्ट करे आप कैसे बताएंगे, तो उसके लिए आपको कुछ और अदर सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, जो ये हमें टेस्ट कर कर बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है और कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है या क्षारक है। और इन्हीं सब्सटेंसेस को जो टेस्ट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर और या फिर सूचक। तो हमारे कुछ इंडिकेटर जो सूचक प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से अवेलेबल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ जिसको हम हिबिस्कस या चाइना रोज बोलते हैं, तो ये आपके नेचुरल इंडिकेटर हैं। अभी हम देखेंगे कैसे हम इनके थ्रू चेक करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है और कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है। तो याद रखिए, ये क्या होते हैं, ये हमारे सूचक होते हैं, हमारे इंडिकेटर होते हैं। एक बात और आप याद रखेंगे, अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो वो भी आपके क्या होते हैं, वो क्षारक होते हैं। और अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वो आपके अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। और पीएच मान अगर एग्जैक्ट 7 है तो वो आपका न्यूट्रल होगा। जैसे कि पानी, पानी का पीएच मान 7 होता है तो वो आपका न्यूट्रल स्टेट में है, एग्जैक्ट 7। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसा कि मैंने बताया, हल्दी, लिटमस, ये जो लिटमस है ना, ये आपको कहाँ से मिलता है, याद रखिएगा, ये हमें लाइकेन से मिलता है। और ये क्वेश्चन सीटेट में आया है कि लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेयर, लिटमस जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है, तो ये लाइकेन। और ये लाइकेन जो है वो क्या होती है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। ये पेड़ों की छाल के ऊपर उग जाती है ना, ये किसी स्टोन पत्थर के ऊपर उग जाती है, वहाँ पर ग्रो कर जाती है, तो वहीं उसी से हमें लिटमस का पेपर मिलता है। और उस पेपर पर ही हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। और 9th 10th में जब आप एक्सपेरिमेंट करते थे तो आप लिटमस पेपर का ही यूज़ करते थे और बताते थे कि कौन सा सब्सटेंस आपका अम्ल है और कौन सा सब्सटेंस आपका क्षारक है। देखिए, जब लिटमस ऐड करते हैं हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन पर, तो वो उसके कलर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। ब्लू लिटमस टर्न रेड। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लिटमस है ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका रेड, रेड पेपर, और एक होता है आपका ब्लू। ठीक है, अब ये रेड करेगा, तो रेड को तो रेड करेगा, तो उससे तो आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। लेकिन ये ब्लू को जब रेड करेगा तो उससे आप बता देंगे कि ये क्या है, ये एसिड है, ये अम्ल है। तो जब लिटमस रेड कलर देगा, मतलब ब्लू को रेड कर देगा, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका एसिड होगा। सेम ऐसे ही जब लिटमस
ब्लू कलर देगा। ब्लू कलर देगा मतलब ब्लू पर अगर वो ब्लू कलर देगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो रेड को ब्लू कर देगा तो वो उससे पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस कैसा था। वो सब्सटेंस आपका क्षारक है, वो बेस है। तो जब एसिड के साथ ऐड होता है लिटमस, तो ये क्या करता है, ये ब्लू को रेड कर देता है, क्योंकि रेड तो रेड ही रहेगा, तो ये रेड कलर देगा, ठीक है। और जब लिटमस क्या कहते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्षारक के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या कलर देता है, ये ब्लू कलर देता है। और ब्लू का कैसे देगा, ये रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो एसिड रेड कलर देगा और बेस कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। और रेड कलर कब देगा, रेड पेपर पर तो देगा नहीं, सीधी सी बात है, ब्लू पेपर को रेड करेगा। सेम ऐसे ही ये जो ब्लू कलर देगा किस पर देगा, ब्लू पेपर पर तो ब्लू ही रहेगा, तो रेड को ब्लू कर देगा, ठीक है। इस तरह से लिटमस से भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है और कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है। अब अगर मैं हल्दी की बात करूं, टर्मरिक की बात करूं, तो हल्दी भी बहुत अच्छी तरह से इंडिकेटर, सूचक की तरह काम करती है। ये जो होती है बेस के साथ रिएक्शन करती है। बेसिक सॉल्यूशन जो क्षारक के विलयन होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, उनके साथ रिएक्शन कर कर उनका कलर कैसा कर देती है, रेड कर देती है, लाल कर देती है। और आपने देखा ही होगा जो सोप होते हैं, सोप आपके क्षारक होते हैं, बेस होते हैं। जब आपकी किसी शर्ट पर जिस पर हल्दी लग गई है और आप उसको धुलते हैं, तो धोने से होगा क्या, वो जो हल्दी का कलर है वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब वो जो सोप था वो कैसा था, वो बेस था, वो क्षारक था, और जिसकी वजह से रिएक्शन होने पर टर्मरिक ने उसका कलर कैसा कर दिया, रेड कर दिया। तो याद रखिए, टर्मरिक जो होती है वो बेस को रेड कर देती है और ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। इट मीन्स वहाँ पर इसका कलर कैसा रहेगा, येलो का येलो ही रहेगा। और ये क्वेश्चन सीटेट में आया है, तो याद रखिएगा, टर्मरिक हल्दी एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी, उसको येलो ही रहने देगी, लेकिन बेस जो क्षारक है उसको रेड कर देगी। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर शुगर डालूं, चीनी को डालूं, तो क्या होगा। बहुत से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपना कलर चेंज नहीं करते, ना तो वो रेड होंगे ना वो ब्लू होंगे लिटमस पेपर पर। तो वो सब्सटेंस आपके न्यूट्रल सब्सटेंस होंगे, जैसे कि शुगर। तो याद रखिए, वो उदासीकरण सब्सटेंस होते हैं जो आपके रिएक्शन नहीं करेंगे, जहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। इसके बाद हम चाइना रोज को वो देख लेते हैं, जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं या फिर गुड़हल की पंखुड़ियाँ बोलते हैं। तो गुड़हल की पंखुड़ियाँ जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये मैजेंटा कलर देती हैं। कैसा कलर देती हैं, मैजेंटा कलर देती हैं। और जब ये बेस क्षारक के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये ग्रीन कलर देती हैं, आपका हरा रंग देती हैं। कहने का मतलब, आप एक बीकर लीजिए, उसमें गुनगुना सा पानी लीजिए और उसमें कोई एसिड डालिए। एसिड का मतलब आप उसमें क्या डाल सकते हैं, आप उसमें लेमन डाल सकते हैं, आप उसमें सिरका विनेगर डाल सकते हैं। और साथ में आपको क्या डालनी है, उसमें चाइना रोज़ की पत्तियां डालनी हैं। आपको जो हिबिस्कस का पेड़ होता है उसकी पत्तियां डालनी हैं, और वहाँ पर फिर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। और जो पानी है उसका कलर कैसा हो जाएगा, मैजेंटा हो जाएगा। सेम ऐसी अगर उसमें आप शैम्पू या फिर कोई सोप डाल देंगे तो वहाँ पर जो पंखुड़ियाँ हैं वो उस पानी का रंग कैसा कर देंगी, वो उस पानी का रंग हरा कर देंगी, ग्रीन कर देंगी। अब देखिए, यहाँ पर एक टेबल दी है और जिसमें कुछ एसिड और बेस हैं, और ये आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग करके एक क्वेश्चन आता ही है कि सेलेक्ट करिए कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा विनेगर में क्या है, तो एसिडिक। सेम ऐसे याद रखिए, चींटी अगर आपको काट लेती है तो उसके डंक में, उसकी स्ट्रिंग में कौन सा एसिड होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है। ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड। जो दही है, कर्ड है, उसमें आपका लैक्टिक एसिड। जो स्पिनच है, जो पालक है, उसमें आपका ऑक्जेलिक एसिड। आंवला में कौन सा होता है, विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि हम सारे विटामिनों को क्या बोलते हैं। ये मैंने काफ़ी बार बताया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई के दूसरे नाम क्या हैं। जैसे विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल भी बोलते हैं। तो सेम ऐसे आप मुझे बताएंगे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी को तो बता ही दिया है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड आपका किस में पाया जाता है, टैमरिंड। टैमरिंड क्या होती है, आपकी इमली। ग्रेप्स जो आपके अंगूर हो गए, और अनराइप मैंगो जो आपके कच्चे आम हो गए, इन सब में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आप ये याद कर लीजिएगा। सेम ऐसी जो आपका सोप होता है, ये कुछ बेस बताए हैं यहाँ पर, कुछ क्षारक बताए हैं। सोप के अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सेम ऐसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। जब आपके पेट में ज़्यादा अमाउंट में एसिड हो जाता है तो आप कौन सी दवाई खाते हैं,
आप वो दवाई खाते हैं जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। सेम ऐसी जो विंडो को क्लीन करने के लिए आपके क्लीनर आते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जो लाइम वाटर होता है, जो चूने वाला पानी होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम समझेंगे कि उदासीकरण क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। देखिए, जब एसिड, अम्ल और बेस रिएक्ट करते हैं सेम अमाउंट में, ठीक है, 5 ड्रॉप एसिड की हैं, 5 ड्रॉप बेस की हैं, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट। और साथ में आपका पानी जो H2O होता है वो रिलीज़ होता है। और ये क्वेश्चन सीटेट में बना है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका वाटर और साथ में जो सॉल्ट, जिसके हम लवण बोलते हैं, वो फॉर्म होता है। और यही जो एसिड और बेस की रिएक्शन है, अम्ल और क्षारक की रिएक्शन है, अभिक्रिया है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, उदासीकरण, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें क्या रिलीज होगा, इसमें आपका हमेशा एक लवण सॉल्ट रिलीज होगा और साथ में पानी H2O रिलीज होगा। यहाँ पर एक इक्वेशन भी दी है, HCl जो कि हमारा एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा क्या होगा, एक अम्ल होगा, सॉरी बेस होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, वो आपका क्षारक होगा, बेस होगा। जब एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। और इस सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और साथ में यहाँ पर हमारा पानी भी रिलीज होगा, H2O। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। बाकी अब हम देखेंगे कि डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन हमें कैसे देखने को मिलता है। और NCERT में इसको एक फिनोफ्थलीन के सॉल्यूशन के थ्रू बताने की कोशिश करी गई है। और यहाँ से सीटेट में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है फिनोफ्थलीन के थ्रू। सिंपल से एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ। एक बीकर है, बीकर के अंदर फिनोफ्थलीन का सॉल्यूशन पड़ा है। किसका सॉल्यूशन है, फिनोफ्थलीन का सॉल्यूशन। और फिनोफ्थलीन का जो सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होता। जब मैं इसमें एसिड डालूंगी, क्या डालूंगी, एसिड, अम्ल डालूंगी। कौन सा अम्ल डाल दिया मैंने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। तो मैं देखूंगी कि जो फिनोफ्थलीन का कलर है वो वैसा ही रहेगा, वो कलरलेस रहेगा, वहाँ पर उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो मुझे यहाँ से एक निष्कर्ष मिलेगा, एक बात पता चलेगी, क्या कि जो फिनोफ्थलीन होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करते। और वहाँ पर उनका कलर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस ही रहेगा। अब ये जो सॉल्यूशन जिसमें मैंने एसिड और फिनोफ्थलीन पड़ा है, इसके अंदर अब मैंने क्या करा, एक बेस डाल दिया। एक बेस माने मतलब एक क्षारक डाल दिया। कौन सा क्षारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने जब इसके अंदर डाला तो होगा क्या, कुछ समय तक तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। कब तक, जब तक इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन, उदासीकरण कैसे हो रही है, सपोज मैंने 5 ड्रॉप एसिड की डाली थी, तो जब तक मैं 5 ड्रॉप बेस की डालूंगी तब तक इसमें कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं छठी बूंद डालूंगी, 7वीं 8वीं, और इस तरह से मैं बेस को बढ़ाती जा रही हूँ, क्षारक को बढ़ाती जा रही हूँ, तो जो मेरा सॉल्यूशन है अब वो न्यूट्रल स्टेट में नहीं रहेगा, अब वो उदासीकरण नहीं रहेगा, अब वो कैसा हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा, वो क्षारक हो जाएगा। तो वहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्या कि फिनोफ्थलीन जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा और एक कलर दे देगा आपको, कौन सा, पिंक। तो यहाँ से सॉल्यूशन से ये पता चला, न्यूट्रलाइजेशन में भी फिनोफ्थलीन में कोई कलर चेंज नहीं होगा। फिनोफ्थलीन एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब जो फिनोफ्थलीन जब न्यूट्रलाइजेशन में चेंज नहीं होगा तो जो सॉल्ट बन रहा है उसमें न्यूट्रलाइजेशन के समय, उसके साथ भी फिनोफ्थलीन रिएक्शन नहीं करेगा। सीटेट में पूछा था, क्या फिनोफ्थलीन, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होगा, वो एक आपका सॉल्ट होगा, लवण होगा, जो कि न्यूट्रलाइजेशन, उदासीकरण में फॉर्म होगा। उसके साथ क्या फिनोफ्थलीन रिएक्ट करेगा, नहीं, फिनोफ्थलीन जो है न्यूट्रलाइजेशन स्टेट में रिएक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब वो सॉल्ट के साथ, लवण के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। और वो उस केस में भी कैसा रहेगा, आपका कलरलेस रहेगा। जो फिनोफ्थलीन है वो एकमात्र बेस, क्षारक के साथ रिएक्शन करता है और कौन सा कलर देता है, आपका
पिंक कलर देता है। अब यहाँ पर कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल दिए हैं कि कहाँ हमें न्यूट्रलाइजेशन उदासीकरण देखने को मिलता है। देखिए जब आपके स्टमक में HCl ज़्यादा, देखिए स्टमक आपका रिलीज करता है HCl, और उसमें जब ज़्यादा अमाउंट में HCl हो जाता है तो हमें इंडाइजेशन, अपाचन की समस्या हो जाती है। और उसको उदासीकरण करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक एंटासिड लेते हैं जिसका नाम होता है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये क्वेश्चन सीटेट 2019 में ही आया है कि जब आपके स्टमक में HCl ज़्यादा अमाउंट में होता है जिससे आपको इंडाइजेशन होता है, तो उस समय हम कौन सा बेस लेंगे, कौन सा क्षारक लेंगे, तो उस समय हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलेंगे, इसको हम कंज्यूम करेंगे ताकि वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, उदासीकरण हो जाए। सेम ऐसे ही जब आपको चींटी काट लेती है, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड के थ्रू फॉर्मिक एसिड चला जाता है जिससे आपको इचिंग होती है, खुजली आती है। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कैलामाइन या फिर बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, तो याद रखिए क्या यूज़ करते हैं, कैलामाइन या फिर बेकिंग सोडा। सेम ऐसे ही जब फर्टिलाइज़र आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसमें, सॉइल में, मृदा में, तो सॉइल जो है या तो आपकी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा वो कैसी हो जाएगी, क्षारकीय हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। तो उस केस में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीकरण करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। इनका यूज़ करते हैं कब, जब हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। जब उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होगा, अम्ल होगा, तो सीधी सी बात है हम उसमें बेस डालेंगे, और बेस के रूप में हम क्षारक के रूप में क्या डालते हैं, क्विक लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेग्ड लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और जब हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है, क्षारक हो जाती है, तो उस केस में हम ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि खाद वगैरह होते हैं, नेचुरल खाद जो होता है वो हम उसके अंदर डालते हैं जब हमारी सॉइल कैसी हो जाती है, क्षारकीय हो जाती है, बेसिक हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट थे जो आपको एसिड, बेस और सॉल्ट से याद रखने थे, और मुझे लगता है ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब जो हम इसमें समझेंगे वो है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, अगर नहीं किया है तो शेयर एंड में ज़रूर करना है, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। 1000 प्लस का टारगेट है लाइक का, तो वो पूरा करना है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है। तो आइए समझते हैं। देखिए हमारे आसपास बहुत से फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं, बहुत से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अब हम समझेंगे कि कौन से फिजिकल हैं, कौन से केमिकल हैं। जैसे आप पेपर को कट कर देते हैं पीसीज में, लेकिन वो फिर से रीअटैच नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आपने पेपर को कट करा तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके साइज में चेंज हो गया, उसके छोटे छोटे पीसेज हो गए। लेकिन ऐसा थोड़ी हुआ कि पेपर से कोई एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो गया, नया पदार्थ बन गया, नहीं। ठीक है, सेम ऐसी जो चौक है हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वो घिसकर उसका पाउडर नीचे गिर जाता है और उससे हम फिर से चौक नहीं बना सकते। तो वहाँ पर भी हमने उसकी शेप को चेंज कर दिया, उसके छोटे छोटे पीसेज हो गए। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है क्या है, पानी को हम आइस में बदल देते हैं और आइस को हम पानी में बदल देते हैं। तो उससे ऐसा थोड़ी होता है कि पानी से पानी मीठा हो जाएगा, या पानी की कोई जो स्टेट है उसमें हमने बस परिवर्तन किया है, उससे उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो जब ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें हम किसी की अवस्था, स्टेट, जैसे हमने क्या करा, उसे सॉलिड से लिक्विड कर दिया, पानी को आइस से बर्फ, आइस से हमने क्या करा, पानी बना दिया। फिर हमने क्या करा, पानी से उसको आइस बना दिया। तो हमने उसकी स्टेट में चेंज करा, उसकी अवस्था में चेंज करा, या फिर हम उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, जैसे कि शेप, साइज़ या कलर। तो वो क्या होता है, वो चेंजेस हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, और इनमें कभी भी कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। और जनरली ये सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। कैसे, देखिए आपने पानी से बर्फ़ बनाया तो आप फिर से बर्फ़ से पानी दोबारा बना सकते हैं, तो रिवर्स हो गया। सेम ऐसे ही
जो आपकी आइसक्रीम थी वो पिघल गई तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन आप फिर से उसकी वही स्टेट प्राप्त कर सकती हैं। तो ये रिवर्सिबल होती हैं। जैसे पेंट करा आपने वॉल पर, तो उसमें क्या हुआ, आपने उसका कलर चेंज कर दिया, कुछ समय बाद आप उस पर दूसरा कलर चेंज कर देंगे, तो उससे ये थोड़ी हो रहा है कि वॉल जो है उससे कोई नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है। ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज है जहाँ पर हम उसकी क्या चेंज कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ शेप चेंज कर रहे हैं, या उसका साइज चेंज कर रहे हैं, या उसका कलर चेंज कर रहे हैं। जैसे ब्रेड को छोटे छोटे पीसीज में काट दिया, तो वहाँ पर हमने क्या करा, ब्रेड की साइज़ को चेंज कर दिया, ब्रेड की शेप को चेंज कर दिया। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करते हैं, या फिर हम किसी स्टेट में परिवर्तन करते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और जहाँ पर हमें कोई नया सब्सटेंस बनकर तैयार नहीं होता, तो वही आपके कौन से चेंजेस होते हैं, वही आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो इनको पहचानना बहुत आसान होगा आपके लिए। अब आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि कौन से आपके फिजिकल चेंज हैं। और जनरली याद रखिएगा, ये फिजिकल चेंज जो होते हैं वो आपके रिवर्सिबल होते हैं। इनको फिर से वापस उसी स्टेट में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको आइस वाला एग्जाम्पल दे ही दिया है। अब हम बात करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस केमिकल चेंज होते हैं। देखिए, जिन सब्सटेंस में रिएक्शन के बाद कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा और वो कभी रिवर्स भी नहीं हो सकते, तो वही आपके केमिकल चेंज होंगे। जैसे दूध से दही बनाना, एक बार दूध से दही बन गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, और वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो गया। हमें मिल्क से कर्ड मिल गया, दूध से दही मिल गया, तो वो आपका क्या है, केमिकल चेंज है। बाकी एनसीईआरटी में देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन बताई हैं जिनको आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि केमिकल चेंज हमें कैसे देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसको अगर आप बाहर बहुत समय तक छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में जो नमी है, जो वाटर है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, आपका आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं या फिर जंग बोलते हैं। तो ये भी एक हमारा केमिकल चेंज है। वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन गया, क्या, आयरन ऑक्साइड, और जो जंग उस पर लग गई है वो लोहा क्या फिर से ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, आप सिर्फ रस्टिंग को रोक सकते हैं, लेकिन एक बार रस्टिंग हो गई, एक बार जंग लग गया, तो वो लोहा ठीक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन गया, कौन सा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, आपका एक केमिकल चेंज है। याद रखिएगा, जो आयरन है, जो लोहा है, वो रिएक्शन कर जाता है किसके साथ, हवा के साथ, और हवा में जो नमी है, जो पानी है, उसके साथ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया है। देखिए, जब मैग्नीशियम, जो कि आपकी एक मेटल है, जो कि एक धातु है, तो मैग्नीशियम का यहाँ पर एक रिबन लिया, और उसमें जब रिएक्शन कराएंगे किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उसे हीट करा, तो होगा क्या, जो मैग्नीशियम है वो आपका किस में बदल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, MgO। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ये एक पाउडर की फॉर्म में होगा। तो देखा, जो अभी मैग्नीशियम एक रिबन में था, वो किस में बदल गया, वो पाउडर में बदल गया। तो यहाँ पर हमें केमिकल चेंज देखने को मिला। तो जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पर हम उसको हीटअप करते हैं, वहाँ पर हम उसको हीटअप, जब वहाँ पर हम उष्मा देते हैं, तो क्या बनता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इसी जो ये पाउडर वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ कराऊंगी, जल के साथ रिएक्शन कराऊंगी, तो मुझे बेस मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, मैंने बताया था, जो हाइड्रोक्साइड जिनके आगे लगा होगा वो क्या होंगे, वो आपके क्षारक होंगे, वो आपके बेस होंगे। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका सीटेट में। ठीक है, मैग्नीशियम की मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब आपने जल से H2O से रिएक्शन कर दी, तो क्या बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। और जैसा कि आपको पता ही है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्षारक होता है, ये बेस होता है। तो ये क्या करेगा, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी बताया है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4, एक सॉल्यूशन दिया है किसका, कॉपर सल्फेट का, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नीला थोथा। अब क्वेश्चन बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम है नीला थोथा। जब इसकी हम आयरन लोहे के साथ, Fe के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है,
FeSO4 आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाता है और वो उसके कलर को नीले से क्या कर देता है, हरा कर देता है। तो हमें एक नया सॉल्यूशन अलग से मिल गया FeSO4। जो सॉल्यूशन पहले CuSO4 था, अब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, वो आपका आयरन सल्फेट हो गया, जो पहले कॉपर सल्फेट था। तो एक नया सब्सटेंस मिला, कलर भी चेंज हो गया, कहाँ से, ब्लू से आपका ग्रीन हो गया, नीले से आपका हरा हो गया, और एक आपको कॉपर जो है उसमें से अलग हो जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, जिसको हम मेटल और नॉन मेटल में देखेंगे अभी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे कि यहाँ पर जो लोहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको हटा दिया और रिएक्शन हो गई और आपका FeSO4 बन गया और कॉपर यहाँ पर अलग हो गया। तो इस तरह से ये केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल NCERT में दिए हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्पल हमें देखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सिरका, जिसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, इसका मतलब ये एसिड है, ये अम्ल है। इसकी जब हमने खाने का सोडा, जिसे हम बोलते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट, बिल्कुल याद रखना है। खाने के सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने के सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो पूछेगा आपसे, जब सिरका की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जाती है तो बताइए क्या फॉर्म होता है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो फॉर्म होती है। और यही CO2 की रिएक्शन जब आप चूने के पानी CaOH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, चूने के पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, CaCO3, और साथ में पानी भी रिलीज होगा, जल भी रिलीज होगा, H2O भी रिलीज होगा। तो याद रखिए आपको क्या मिला, CaCO3 वहाँ पर मिल गया। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है, याद रखिए। जब विनेगर की रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। और जब उसी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आपने लाइम वाटर, चूने के पानी से करा दी, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। देखिए, इसके बाद हमें देखना है कि जो बर्निंग होती है, किसी भी सब्सटेंस को आप बर्न करेंगे, जैसे लकड़ी को बर्न कर रहे हैं या किसी भी सब्सटेंस को आप बर्न कर रहे हैं, जैसे पेपर को बर्न कर रहे हैं, तो उसमें ऐश, आपको राख मिल जाती है, तो वो भी आपका एक केमिकल चेंज ही होता है। उसमें हमेशा हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी बर्निंग के साथ, और आपका जो पेपर है वो एक नए सब्सटेंस में, ऐश में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। सेम ऐसे ही एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि वहाँ पर गैस, साउंड, जो हीट होती है, ये सब नए सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म होते हैं। गैसेस के रूप में अलग तरह की गैसेस फॉर्म होती हैं, साउंड वहाँ पर निकलती है। तो ये सब भी आपके क्या हैं, आपके केमिकल चेंज ही होते हैं। जो खाना बनाते हैं, क्वेश्चन आएगा फोटोसिंथेसिस क्या है, जो पौधे अपना खाना बनाते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होती है, क्योंकि वहाँ पर एक रिएक्शन होगी और रिएक्शन से जो है प्लांट जो है क्या करेंगे, क्लोरोफिल की हेल्प से और जो आपका वाटर है उसकी मदद से अभिक्रिया कर कर आपका क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो वो भी आपकी एक केमिकल ही चेंज होता है और केमिकल रिएक्शन वहाँ पर होती है। सेम ऐसे जो डाइजेशन होता है, जो आपका पाचन होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे मैंने उसमें बताया ही था आपको, जब आपके पेट में ज़्यादा अमाउंट में HCl होता है तो हम वहाँ पर MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जो पाचन है, जो डाइजेशन है, वो भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो बर्निंग होती है, जो एक्सप्लोशन ऑफ फायर क्रैकर है, डाइजेशन है, जो पेड़ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब रासायनिक परिवर्तन ही है, केमिकल चेंज ही है, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज आपको क्लियर हो गया होगा, और जो रिएक्शन NCERT में बताई हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, समझ में आ गई हैं तो ठीक है, वरना तो याद तो आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा NCERT में, जो बना ही है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि इसकी बात हुई है।
अ लेयर ऑफ क्रोमियम या फिर जिंक, जस्ता जिसको बोलते हैं, जब हम जस्ते की परत को चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, अप्लाई टू द आयरन, यही प्रोसेस जिसमें हम एक लेयर चढ़ा रहे हैं जिंक की आयरन के ऊपर, वही आपकी क्या कहलाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाई जाती है। जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को ही हम यशद लेपन बोलते हैं, यही आपका गैल्वेनाइजेशन होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि आयरन के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, या तो क्रोमियम की या फिर जिंक की या फिर जस्ते की। आयरन के ऊपर जो लेयर चढ़ाई जाती है वही आपका गैल्वेनाइजेशन है। देखिए जो स्टेनलेस स्टील होता है, जिस पर कहते हैं ना कि जंग नहीं लगता, तो वो किस किस का मिक्सचर होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में दिया है। इज मेड बाय मिक्सिंग कार्बन इन आयरन, ज़्यादा अमाउंट में क्या होगी, कार्बन होगी, और कुछ अदर मेटल सच एज क्रोमियम, निकल और मैग्नीज, ये भी मिलाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील को बनाने में। तो याद रखिएगा कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। ठीक है, फिर लास्ट में एक पॉइंट और समझना है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। देखिए जब हम किसी भी सब्सटेंस को उसके छोटे छोटे पीसीज में फॉर्म कर लेते हैं वही आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, समुद्र से इवेपोरेशन, यहाँ पर क्या है गैल्वेनाइजेशन में एक बात और ऐड करनी है कि जब इवेपोरेशन के थ्रू, वाष्पन के थ्रू आप उसी सब्सटेंस के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर लेंगे तो वही क्या है आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे जो समुद्र का पानी होता है उसमें सॉल्ट होता है, उसमें नमकीन होता है, उसमें नमक होता है, और जब वो सन के साथ रिएक्शन करता है, हीट होता है, भाप बनती है, और उस वेपर की वजह से, उस इवेपोरेशन की वजह से जो सॉल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाला सॉल्ट आपका क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको सोल्ट के क्रिस्टल मिलते हैं, डेले मिलते हैं, और वही प्रोसेस आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है याद रखिएगा वो आपका फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने सॉल्ट से कुछ और बना लिया, सिर्फ वहाँ पर क्या हुआ, सॉल्ट की स्टेट चेंज हो गई, उसकी अवस्था वहाँ पर हमने परिवर्तित कर दी। जो पानी के साथ मिक्स था उसको हमने सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर लिया। तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज होगा, याद रखिए ये सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, तो क्रिस्टल ऑफ प्योर एंड लार्ज साइज ऑफ सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन से, उसी सब्सटेंस के जब हम बड़े बड़े क्रिस्टल प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। और ये हमारा फिजिकल भौतिक परिवर्तन होता है। और एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है, एक बीकर में पानी लेंगे, एक बीकर में वाटर लेंगे, और उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल देंगे। क्या डाल देंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, और उस पानी को हीट करेंगे, हीट द वाटर एंड ऐड सम कॉपर सल्फेट। अब उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर हमने उसमें अपना कॉपर सल्फेट भी डाला, और उसमें हम जो ये कॉपर सल्फेट है ना वो तब तक डालते रहेंगे कि जब तक उसमें और कॉपर सल्फेट ऐड हो ही ना सके। उसके बाद हम उसको खूब हीट करेंगे, और उसके बाद हम उसको ठंडा होने के लिए कुछ समय के लिए रख देंगे, और वहाँ पर हम देखेंगे जो पानी है वो किस में बदल गया होगा, वो आपका क्रिस्टल में बदल गया होगा। किसके क्रिस्टल में, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में। और ये कैसे रिएक्शन हुई, इवेपोरेशन, वाष्पन के थ्रू ऐसा हुआ, और वहाँ पर कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल प्राप्त हो गए, और यही आपकी क्रिस्टलाइजेशन होती है, क्रिस्टलीकरण होता है। तो मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक, फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि कौन से सब्सटेंस मेटल होते हैं और कौन से सब्सटेंस नॉन मेटल होते हैं। हमारे आसपास बहुत से सब्सटेंस होते हैं, बहुत से पदार्थ होते हैं, उनमें कुछ मेटल हैं, कुछ धातु हैं, और उनमें कुछ नॉन मेटल होते हैं। तो हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस मेटल है या फिर कौन सा सब्सटेंस नॉन मेटल है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक से, उनके गुणों से। उनके गुणों से हम बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस क्या है, और वो कौन से गुण होते हैं, वो उनके फिजिकल और केमिकल गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। उनके थ्रू ही हम बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस मेटल है। और फिजिकल और केमिकल चेंज तो मैंने अभी पीछे आपको समझा दिए हैं। फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल में एक नया सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ शेप, साइज या उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है आपका, किसमें, फिजिकल में। ठीक है, अब देखिए आपने लोहार को देखा होगा, जो ब्लैक स्मिथ होता है वो लोहे के
टुकड़े को पीटता है हैमर से। सेम ऐसे ही आपने एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटते हुए देखा होगा या फिर कॉपर को देखा होगा। तो उसमें क्या करते हैं, जो लोहार है वो उसकी शेप वहाँ पर चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो कोयला है या फिर लकड़ी है, वुड है, उसको अगर मैं हैमर से पीट रही हूँ तो वो शेप चेंज करेंगे, वो तो क्या करेंगे, वो तो टूट जाएंगे। तो यहाँ से मुझे ये पता चला अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग गुण शो करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उनकी इसी अलग अलग प्रॉपर्टी से हम बताते हैं कि कौन से सब्सटेंस मेटल हैं और कौन से सब्सटेंस मेटल हैं। तो जो सब्सटेंस आपके बीट करने पर, हैमर से मारने पर, जैसे आयरन और एल्युमिनियम अपनी शेप को चेंज कर देते हैं, उनसे हम शीट बना लेते हैं, तो वो सब्सटेंस आपके मेटल होते हैं, जिनके अंदर मैलेबिलिटी, आघात वर्धनता, यही प्रॉपर्टी, हैमर से मारने वाली, बीट करने की प्रॉपर्टी जिसमें वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही क्वालिटी सब्सटेंस की क्या कहलाती है, मैलेबिलिटी कहलाती है, आघात वर्धनता कहलाती है। और जनरली जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, वो आम तौर पर यही प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक्सेप्ट मरकरी और एक दो और होंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर अपवाद, एक्सेप्शन तो होंगे, लेकिन जनरली शब्द बोला मैंने, क्या बोला, आम तौर पर जो धातु हैं वो क्या होते हैं, वो मैलिएबल होते हैं, वो आघात वर्धनीय होते हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। इनको बीट करने पर आप इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही आपकी आघात वर्धनता होती है। जबकि जो नॉन मेटल होंगे, जैसे कि कोयला और लकड़ी, ये नॉन मेटल हैं, इनको आप बीट करने पर इनकी शेप चेंज नहीं कर सकते, ये दोनों टूट जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ सब्सटेंस जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, इनको पुल्ड करा जा सकता है या फिर इनको स्ट्रेच, इनको खींचा जा सकता है, और खींचने से इनसे क्या बनाए जा सकते हैं, इनसे वायर बनाए जा सकते हैं। जैसे आपने कॉपर के वायर देखे होंगे, गोल्ड की आप चेन देखते हैं, है ना, आयरन के वायर होते हैं। तो ये जो होते हैं ये पुल्ड हो जाते हैं, इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं और वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही प्रॉपर्टी इन सब्सटेंस की क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है, तन्यता कहलाती है। और ये प्रॉपर्टी जनरली कौन शो करते हैं, ये मेटल शो करते हैं, धातु शो करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, डक्टिबिलिटी ज़्यादातर कौन से सब्सटेंस शो करेंगे, मेटल, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड। अब देखिए, बहुत से सब्सटेंस मेटल हैं और बहुत से सब्सटेंस नॉन मेटल हैं, तो आपको सब याद नहीं रखने। जितने मैंने इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, सिर्फ उनके नाम पता होने चाहिए, और वही सीटेट में पूछते हैं। इससे बाहर नॉन मेटल और मेटल आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। अब देखिए, सम सब्सटेंसेस आर हार्ड, शाइनी, मैनेबल, डक्टाइल, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो सब्सटेंस ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं लगभग, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके मेटल होते हैं, वो आपके धातु होते हैं। तो याद रखिए, मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अब आप कहेंगे जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, वो तो नॉन मेटल होता है, वो तो अधातु होता है। तो मैंने बोला कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद तो होंगे यहाँ पर, लेकिन जनरली आम तौर पर जो मेटल होते हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तन्य होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और यही प्रॉपर्टी जिन सब्सटेंसों में होती है वो आपके मेटल होते हैं, वो आपके धातु होते हैं। अब धातुओं के नाम याद रखिएगा, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये तो हो गए, साथ में एल्युमिनियम भी बताया मैंने आपको, और यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब भी क्या है, ये सब भी आपके मेटल हैं, धातु हैं। और इसके अपोजिट जो प्रॉपर्टी शो करेंगे वो आपके अधातु होंगे, जो आपके हार्ड नहीं होंगे, जो आपके डक्टाइल नहीं होंगे, जो आपके मैलिएबल नहीं होंगे, जो आपके पुअर कंडक्टर होंगे उष्मा के और विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, तो वो आपके अधातु होंगे, नॉन मेटल होंगे। और उनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। चारों के चारों नाम याद रखने हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, चारों के चारों नॉन मेटल हैं। याद रखिएगा, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस क्या हैं, आपके नॉन मेटल, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर और तो कोई एक्सेप्शन नहीं लिखा, नहीं। इसके बाद देखिए, जो सोडियम और पोटाशियम, अब मैंने दो और नाम बोले, सोडियम और पोटाशियम। ये जो सोडियम और पोटाशियम होते हैं, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटाशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों भी क्या होते हैं, धातु होते हैं, मेटल होते हैं। और अभी मैंने बोला था जो मेटल, जो धातु हैं, वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये सॉफ्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। सिमिलरली ऐसे ही जो
डायमंड है वो हमारा एक नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन वो हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सबसे हार्ड कौन होता है? सबसे हार्ड डायमंड है, जो कि हमारा नॉन मेटल है। ऐसे ही जो बिस्मथ और लेड हैं, बिस्मथ और लेड, लेड जिसे हम पीवी बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों भी क्या होते हैं? ये आपके क्या होते हैं? आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर मेटल। जैसे कि मैंने बोला, जो धातु हैं, मेटल हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा, हीट। लेकिन जो बिस्मिथ और लीड हैं, लेड हैं, सॉरी लीड बोल दिया, लेड, जो बिस्मिथ और लेड है ये एक गुड कंडक्टर नहीं है, जबकि ये क्या है? ये धातु हैं, ये मेटल हैं। तो जितने भी मेटल और नॉन मेटल के नाम मैंने यहाँ पर बोले वो आप याद कर लीजिएगा। सोडियम, पोटाशियम, बिस्मिथ, लेड, ये सब क्या है? ये सब मेटल है। मैग्नीशियम मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये क्या बताए थे? ये मैंने आपको नॉन मेटल बताए थे। ऐसे ही कार्बन। तो ये तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू समझा कि कौन सा सब्सटेंस मेटल है और कौन सा पदार्थ आपका नॉन मेटल है, ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू, रासायनिक गुणों के थ्रू समझेंगे कि कौन सा सब्सटेंस मेटल है या फिर कौन सा पदार्थ आपका नॉन मेटल है। सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ? ये समझना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। मेटल और नॉन मेटल दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और क्या बनाते हैं? मेटल आपके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल आपके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने का वो ये है, मेटल जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वो क्षारीय होती है, वो बेसिक होती है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो अम्लीय होती है। याद रखिए, मेटल जो होंगे वो क्षार के होंगे, वो बेसिक इन नेचर होंगे, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो आपके अम्लीय होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार बोल रहे हैं। मेटल आपके बेस होंगे, क्षारक होंगे, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो आपके अम्ल होंगे, एसिड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शन है जो हमने आयरन वाली बात समझी थी। देखिए, जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, जब उसकी ऑक्सीजन और जल, जो वायु में ऑक्सीजन है और वहाँ पर थोड़ी नमी भी है, तो उस नमी में पानी है, H2O है, तो जब आयरन की रिएक्शन, लोहे की रिएक्शन उनके साथ होती है तो वो कहाँ पर क्या बनता है आपका? FeOH, मतलब आयरन ऑक्साइड वहाँ पर बन जाता है टू क्रिएट FeOH2 विच फॉर्म क्या? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो ये जो आयरन ऑक्साइड आपका बना, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? याद रखना, ये बेसिक इन नेचर होगा, ये क्षारकीय होगा। कैसा होगा? क्षारकीय होगा। सेम ऐसे ही जो मैग्नीशियम है, अभी हमने पीछे भी समझा था आपका फिजिकल और केमिकल चेंज में, वहाँ पे भी रिएक्शन थी। जब मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे हो रही थी? ऑक्सीजन से। जो मैग्नीशियम का रिबन था उसको हम जला रहे थे, तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा था? वहाँ से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था, MgO मिल रहा था, जो कि आपका पाउडर फॉर्म में था। और उस पाउडर को जब आप लिटमस पेपर पर चेक करेंगे तो हमने देखा था वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? वो आपकी क्षारकीय, बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और बेसिक प्रॉपर्टी में वो क्या कर देगा? लाल को नीला कर देगा। तो याद रखना, जो मेटल होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? वो आपकी बेसिक प्रॉपर्टी, क्षारकीय प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल हैं वो आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, अम्लीय प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही बात लिखी है। मैग्नीशियम का जो रिबन है वो एल्केलाइन है, वो क्षारकीय है, वो बेसिक है। और जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं उस ऐश को, और वहाँ पर हमने ये, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि उसका नेचर जो होता है वो क्षारकीय होता है। और वहाँ पर जो हमें MgO मिलती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलती है, वो किस फॉर्म में होती है? वो हमारी ऐश के फॉर्म में होती है, वो राख के फॉर्म में होती है जब हम उसको जलाते हैं। ये हमने पीछे भी समझा है, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, और ये CTET में पूछा भी गया है। जब कॉपर, जो कॉपर का जो यूटेंसिल है, बर्तन है, उसे लंबे समय तक अगर आप वायु में, एयर में रखेंगे, मॉइस्ट एयर, नम वायु जिसमें पानी है, मॉइस्ट एयर, जो जून जुलाई का समय होता है, तो जब मॉइस्ट एयर में उसको खुला रखेंगे काफ़ी समय तक आप कॉपर के यूटेंसिल को, तो उस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। उस परत में क्या होता है? जो परत उस पर जमती है उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ये याद रखना है। यही क्वेश्चन बना था कि जब कार्बन को नम वायु में रखते हैं तो उस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो वो हरे रंग का सब्सटेंस, वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्या होता है? तो वो आपका क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट होता है। यहाँ पर रिएक्शन भी है। जब हमने कॉपर को H2O वाटर के साथ
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और आपका ऑक्सीजन O2, इन सब के साथ जब उसकी रिएक्शन हुई, क्योंकि वहाँ पर H2O हवा पानी तो है ही है ना, नम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है हवा में, तो इन सब की रिएक्शन जब कॉपर के साथ हुई तो वहाँ पर क्या फॉर्म होता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और ये कार्बोनेट होता है CO3, तो आपका क्या बन जाएगा, Cu आपका कॉपर है तो कॉपर कार्बोनेट, और याद रखिएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका बनता है। तो याद रखना है बार बार क्या बनता है, वो हरा पदार्थ, वो हरा सब्सटेंस क्या होता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। एक बात और यहाँ पर लिखी है नोट के अंदर, ब्रोमियम एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि किसकी फॉर्म में होता है, आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ब्रोमियम किस फॉर्म में होता है, तो ब्रोमियम आपका एक नॉन मेटल है, किस फॉर्म में होता है, आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, वरना ज़्यादातर क्या होते हैं, सब गैस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन में एक दो एग्जाम्पल नॉन मेटल के, जैसे रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्वेश्चन भी CTET में बना है। जैसा कि बताया मेटल और नॉन मेटल दोनों रिएक्ट करते हैं। जब नॉन मेटल सल्फर क्या है, याद रखिए जो सल्फर है वो आपका नॉन मेटल है, अधातु है, तो जब सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे, ठीक है, तो उस केस में जब सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन O2 से कराई तो आपका क्या बना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा SO2, और इसी सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब मैं H2O, याद रखिए ये क्वेश्चन CTET में बना है, जब इसी सल्फर डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर मिला है, इसकी रिएक्शन मैं जल से कराऊंगी, H2O से कराऊंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, याद रखना सल्फ्यूरस अम्ल मिलेगा, H2SO3। यही क्वेश्चन था कि क्या बनेगा, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये एसिडिक होगा नेचर में। क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटल है, और जब ये नॉन मेटल है तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, क्योंकि नॉन मेटल क्या होते हैं, वो आपके एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, और एसिड जो होता है वो क्या कर देता है, वो आपका नीले को लाल कर देता है। तो यहाँ पर जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल हैं वो आपके एसिडिक प्रकृति शो करते हैं, अम्लीय प्रकृति शो करते हैं। तो समझ में आएंगे सल्फर नॉन मेटल वाला एग्जाम्पल। और इससे पीछे ये जितने भी एग्जाम्पल थे तीनों, ये आयरन वाला, मैग्नीशियम वाला, ये कॉपर वाला, तो ये मेटल के साथ रिएक्शन के थे। ठीक है, अब हम देखेंगे रिएक्शन विद वाटर, क्या ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी CTET में बना है कि जब मेटल पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो बताइए कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल के ऑक्साइड तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिलीज होगी, और वही जो मेटल का ऑक्साइड वहाँ पर बना है उसको हम फर्दर रिएक्ट कराकर क्या बना सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो अधातु होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि नहीं करते, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी को पानी में डाल दे दें तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करती, तो नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब यहाँ पर सोडियम को थोड़ा सा समझाया है, क्योंकि ये धातु है, ये मेटल है, तो ये तो रिएक्ट करेगा पानी के साथ, और ये बहुत रिएक्टिव होता है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और बहुत सारी आग, हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पानी से दूर रखते हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है, इसलिए हम इसको किस में डुबो कर रखते हैं, हम इसको कैरोसिन के ऑयल में रखते हैं ताकि ये रिएक्शन ना करे, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट को प्रोड्यूस करता है, आग लगा देता है, तो इसलिए हम इसको कैरोसिन के ऑयल में रखते हैं। ठीक है, सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। याद रखना कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी हमेशा वाटर के साथ रिएक्शन पर, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नॉन मेटल कैन
ऑल्सो रिएक्ट विद एयर। वाटर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं बात कर रही हूँ एयर की। जो अधातु हैं वो एयर के साथ, नॉन मेटल जो है वो एयर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम उनको वाटर में रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है वो आपका एक नॉन मेटल है। याद रखना, फॉस्फोरस क्या है आपका, नॉन मेटल है और ये बहुत रिएक्टिव होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनेगा, नॉन मेटल में कौन रिएक्टिव होता है एयर के साथ, फॉस्फोरस होता है, जो प्रोड्यूस करता है हीट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसीलिए हम फॉस्फोरस को पानी में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि वो एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और वहाँ पर हीट को प्रोड्यूस करता है। देखिए, अब हम देखेंगे क्या मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। सेम ऐसे ही क्या नॉन मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखिए, जो आम तौर पर हमारे नॉन मेटल होते हैं, जनरली जो हमारे नॉन मेटल अधातु हैं वो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। बस इतना पॉइंट आपको नॉन मेटल में याद रखना है। लेकिन जो मेटल हैं, जो धातु हैं, वो हमारे एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। किसके साथ, पॉप ध्वनि के साथ, पॉप साउंड के साथ। इतनी बात आपको मेटल की याद रखनी है कि मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, याद रखना लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस पॉप की साउंड के साथ रिलीज करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो रिएक्ट नहीं करते एसिड और बेस के साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं, वो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीनों क्या होते हैं, ये मेटल होते हैं और ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती हैं। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ना तो ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ये हवा के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। कौन, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं और ये हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। देखिए, लास्ट में अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रियाएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बार बार बने हैं। पिछली बार भी बना था और इस बार भी बहुत चांसेस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना है और शेयर एंड में ज़रूर कर देना है अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक रिएक्टिविटी टेबल है, इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं मेटल की। कौन से मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से मेटल सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, उसकी एक पूरी सीरीज़ होती है। देखिए, जो पोटाशियम होता है, सोडियम, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे मेटल हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये सब मेटल हैं, नॉन मेटल नहीं है, क्या है, सब मेटल हैं, धातु हैं। तो ये जो पोटाशियम, सोडियम, ये पोटाशियम जो होता है मोस्ट रिएक्टिव। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आपका एग्जाम में कि कौन मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, वो पोटाशियम। सोडियम भी होता है, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन। कॉपर देखिए कितना नीचे है, तो कॉपर भी आपका ज़्यादा अच्छा रिएक्टिव नहीं होता, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। सिल्वर, फिर गोल्ड, और सबसे बेकार रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, वो आपका प्लेटिनम होता है। और ये देखो, ये जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं और इसीलिए ही तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। कौन, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद कॉपर भी बहुत कम रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन, लेड, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, टिन से और लेड से। ऐसे ही जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, आयरन से। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी टेबल है, ये आपको याद करनी है। अगर ये याद है तो डिस्प्लेसमेंट से जो क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा। सिंपल सी टेबल है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। जो सारे नियम वाले हैं, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, ये सब ऊपर हैं टेबल में, है ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो याद रखना है, जिंक पहले ऊपर है, फिर आयरन है, फिर आपका टिन है और फिर आपका लेड है। ये चारों याद रखने हैं, जिंक, आयरन, टिन और लेड। ठीक है, सबसे पहले जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर लेड, और फिर बाद में हाइड्रोजन, फिर कॉपर। इस तरह से सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम सारे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन है, इसको रिएक्शन के थ्रू ही समझेंगे। जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में एक मेटल पहले से ही है, कौन सा मेटल है, कॉपर, Cu। ठीक है, अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, जिंक के साथ। ठीक है,
तो आप पहले चेक करेंगे जो मेटल सॉल्यूशन में पड़ा है और जिस मेटल के साथ मैंने अभी इसकी रिएक्शन कराई, इन दोनों में से रिएक्टिव कौन सा है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो मेटल हम बाद में रिएक्शन के लिए ऐड कर रहे हैं अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, अन्यथा रिएक्शन जो है वो नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, Zn जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन के बाद ये जो कॉपर जो कम रिएक्टिव था ये यहाँ से बाहर हो जाएगा और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। और यही आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है। जब एक मेटल डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है दूसरे मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये कंपाउंड ही था, इस कंपाउंड में से जो मेटल है वो एक दूसरे मेटल ने हटा दिया और वहाँ पर एक रिएक्शन हुई और इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो ज़्यादा रिएक्टिव था, जिंक यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने कम रिएक्टिव कॉपर को यहाँ से हटा दिया। यही रिएक्शन आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है जब दूसरा मेटल जिसके साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे जिंक सॉल्यूशन से दूसरा वाला मेटल, ठीक है, जिसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी हो गई क्योंकि जिंक जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था। लेकिन अब अगर मैं इस सॉल्यूशन में रिएक्शन कराऊं तो देखिए यहाँ पर है जिंक सल्फेट और यहाँ पर है कॉपर। तो ये जो जिंक है सॉल्यूशन के अंदर वो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जिसके साथ मैं रिएक्शन करा रही हूँ, कॉपर के साथ मैं रिएक्शन करा रही हूँ, ये कम रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन है वो नहीं टेक प्लेस करेगी और कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं होगा। सेम ऐसी आयरन के साथ जब कॉपर की रिएक्शन कराई जाएगी तो कॉपर इसको नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। तो जो मेटल जिस धातु में से, जिस सॉल्यूशन में से आपको मेटल निकालना है तो वो मेटल तभी निकल पाएगा जब जिस दूसरे मेटल से आप रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे कॉपर से, जिंक से हमने रिएक्शन करवाई, वो अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा किस मेटल से, जो मेटल उस सॉल्यूशन के अंदर है। उस सॉल्यूशन के मेटल से अगर जो मेटल हम रिएक्ट करा रहे हैं वो ज़्यादा होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तभी आपकी रिएक्शन होगी, अदरवाइज़ आपकी रिएक्शन नहीं होगी। तो सीटेट में यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि बताइए, ऐसे आपको 3 इक्वेशन दे देगा बनाकर और पूछेगा बताइए कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। तो इक्वेशन देखकर घबराना नहीं है, सिर्फ आपको ये सीरीज़ याद रखनी है। अगर जो दूसरा मेटल जिसके साथ रिएक्शन हो रही है अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हुआ तो रिएक्शन वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में ये याद रखिएगा कि मेटलॉइड क्या होते हैं। ठीक है, जो आपके ना मेटल होते हैं ना आपके नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, जो बीच में होते हैं वो मेटलॉइड होते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो इन चारों के नाम याद रखिएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये आपके मेटलॉइड होते हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट में बना है वो क्या है, अ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन आयोडीन नॉन मेटल इज अप्लाइड टू द वुंड एज एन एंटीबायोटिक। जब आपके चोट लग जाती है तो अपने घाव पर, अपने वुंड पर आप क्या लगाते हैं, आप एक पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन, बैंगनी कलर का एक सॉल्यूशन अपनी चोट के ऊपर लगाते हैं। तो वो सॉल्यूशन कौन से नॉन मेटल का होता है, तो वो सॉल्यूशन किसका होता है, वो आयोडीन का होता है। तो ये क्वेश्चन बना है कि उसमें कौन सा मेटल बोल रहे हैं, नॉन मेटल, अधातु। आयोडीन जो होता है वो आपका अधातु है, नॉन मेटल है। तो उसमें कौन सा नॉन मेटल होता है, तो उसमें आपका आयोडीन होता है उस पर्पल कलर के सॉल्यूशन में। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो, पूरा मैराथन। गाइज इनमें बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ इनको शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।